नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे लखनऊ से, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। अलीगढ़ के कमिश्नर बनाए गए आईएएस एन रविंद्र, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने आईएएस नवदीप रिवड़ा, आईएएस अजय कुमार शुक्ला सचिव नगर विकास बने। 3 दिन पहले न्यूज वन इंडिया ने चलाई थी आईएएस अफसरों के तबादले की खबर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि न्यूज वन इंडिया की खबर का यहां पर सरकार के द्वारा मुहर लगाई गई। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश में 3 आईएएस अफसरों के जो तबादले हुए उस पर मुहर लगा दी गई सरकार की तरफ से। अलीगढ़ के कमिश्नर बनाए गए आईएएस एन रविंद्र, साथ ही प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने आईएएस नवदीप रिवड़ा। इस वक्त अहम अपडेट, आईएएस अजय कुमार शुक्ला सचिव नगर विकास बनाए गए हैं। साथ ही प्रदेश में ये 3 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। 3 दिन पहले न्यूज वन इंडिया ने आईएएस अफसरों के तबादले की खबर चलाई थी, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से इस खबर पर मोहर लगाई गई है और 3 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। उत्तर प्रदेश में 3 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बात अलीगढ़ की करें तो वहां के कमिश्नर बनाए गए आईएएस एन रविंद्र, प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने आईएएस नवदीप रिवड़ा, साथ ही आईएएस अजय कुमार शुक्ला सचिव नगर विकास बनाए गए। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि इस जो ये खबर है ये सबसे पहले चलाई थी न्यूज वन इंडिया ने। इसके बाद सरकार की तरफ से इस खबर पर मोहर लगा दी गई, यानी कि अब उत्तर प्रदेश में जो 3 आईएएस अफसरों के तबादले इन न्यूज वन इंडिया ने चलाए थे उस पर अब मोहर लग चुकी है सरकार की तरफ से। और साथ ही बता दें कि अलीगढ़ के जो कमिश्नर है वो आईएएस एन रविंद्र बनाए गए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं लाइव और लखनऊ से जुड़े हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि सबसे पहले जो ये खबर है वो चलाई थी न्यूज वन इंडिया ने कि 3 आईएएस अफसरों के तबादले उत्तर प्रदेश में किए गए, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से भी इस खबर पर मोहर लग चुकी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे न्यूज वन इंडिया की खबर का असर है और न्यूज वन इंडिया ने प्राथमिकता के साथ इस खबर को दिखाया भी था। यानी कि दर्शकों को पहले बता दिया था कि 3 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर होने, यानी कि लोकसभा का चुनाव है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नवदीप रिवड़ा को बनाया गया है। इसके साथ ही साथ में अगर बात करें तो अलीगढ़ के कमिश्नर रविंद्र जी को बनाया गया है। साथ ही साथ में अजय कुमार शुक्ला को नियुक्ति दी गई है। यानी साफ है कि जिस तरीके से लगातार जो है निर्वाचन आयोग में एक सीनियर आईएएस की कमी थी और जो जहाँ पे उत्तर लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, यानी कि इससे पहले विधानसभा की भी एक उपचुनाव है वो भी होना है, तो इन चीजों को लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ में अगर हम अलीगढ़ की बात कर लेते हैं तो अलीगढ़ में रविंद्र जी को कमिश्नर बनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो अलीगढ़ में भी जब से वहाँ पे अगर अपराध की बात कर ले या हम जमीनों की बात कर लें या हम कुछ ऐसे मामले देख लें जहाँ पे अभी तक उनका निवारण नहीं हो रहा था, तो निश्चित तौर पर उनको वहाँ का चार्ज मिला है। यानी कि साफ है कि उनको वहां का जो है जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ अजय कुमार शुक्ला की अगर बात कर ले तो अजय कुमार शुक्ला को चार्ज दिया गया है, यानी कि 3 आईएएसओं की तैनाती की गई है। एक बार फिर से जो है उन अधिकारियों को बैठाया गया है कि जो अधिकारी काम करने में सक्षम है, यानी जनता के लिए भी उन्होंने उठ चल कर काम किया है। आने वाले समय में चुनाव है, चुनाव को लेकर के निर्वाचन अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। जी बिल्कुल संदीप, लेकिन अगर इस बीच जाने की जो तीनों आईएएस अफसर है जिनके तबादले किए गए हैं उनको लेकर अभी तक क्या क्या जिम्मेदारियां वितरित की गई हैं? देखिए, बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है और उस रणदीप को, उसके साथ ही साथ में अजय शुक्ला की अगर बात कर ले उनको नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ में अगर हम रविंद्र की बात कर ले तो उनको रविंद्र को उनको नियुक्त किया गया है। अलीगढ़ का उनको प्रभार दिया गया है, यानी कि उनको कमिश्नर बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव होने हैं, महत्वपूर्ण जगह हैं, महत्वपूर्ण जिले हैं जहाँ पे उनको जिम्मेदारी दी गई है। चाहे हम अलीगढ़ की बात कर लें तो अलीगढ़ एक
महत्वपूर्ण जिला है, वहां पे पश्चिम वोट बैंक भी है, तो निश्चित तौर पे वहां पे उनको तैनाती दी गई है। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग में तैनात किया गया है, यानी कि साफ है लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से होने हैं, चुनाव की तैयारियां होनी, उनको लेकर के वहां पे नियुक्ति दी गई है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर चुनावों को मद्देनजर रखते हुए तबादले किए गए, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए संदीप बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, जहां आपको बता दें इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां नेहा पब्लिक स्कूल को नोटिस दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, मुजफ्फरनगर स्कूल में छात्र की पिटाई का मामला सामने आया, जहां प्रशासन द्वारा स्कूल की जो मान्यता है उसकी रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो गई। शिक्षा विभाग ने नेहा पब्लिक स्कूल को नोटिस भेजा है। जांच पूरी होने तक नेहा पब्लिक स्कूल बंद किया गया, बिना मानकों के चल रहा था नेहा पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य ने बच्चे से कराई थी पिटाई। कल सभी छात्रों का दूसरे स्कूल में एडमिशन किया जाएगा। सूरपुर थाने के खुब्बापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो नेहा पब्लिक स्कूल है उस पर अब प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। नेहा पब्लिक स्कूल खुब्बापुर विकासखंड शाहपुर में बीओ शाहपुर के द्वारा जांच कराई गई है। इसमें विद्यालय मान्यता की शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जा रही है और मान्यता प्रत्याहार। तो आपको बता दें जो ये स्कूल चल रहा था वो मानकों के बिल्कुल विपरीत था, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई और नेहा पब्लिक स्कूल को नोटिस भेजा गया। और नोटिस के बाद स्कूल को जब तक कार्रवाई चल रही है तब तक बंद कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें जो बच्चे जो छात्र वहां पर पढ़ रहे थे उनका दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया गया, यानी कि उनकी जो पढ़ाई है उसमें कोई भी शिक्षा में कोई भी बाधा नहीं आएगी या कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन जौहरी लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि अब जिस तरह से बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और स्कूल को नोटिस भेज दिया गया, जिसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया जब तक कार्रवाई चल रही है। देखिए, आपको बता दूं कल सोशल मीडिया पर नेहा पब्लिक स्कूल की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी और नेता ने इसको लेकर ऐतराज जताया, अपनी निंदा व्यक्त की, क्योंकि उस वीडियो में अध्यापिका के कहने पर स्कूली छात्र को कुछ स्कूल के दूसरे छात्र पीट रहे थे। और जिसके बाद कल खुब्बापुर गांव जहां ये पूरा मामला है वहां पर सभी नेताओं का जमावड़ा भी लगा रहा। इसमें कल पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी गई थी और आज विभागीय कार्रवाई भी इसमें की गई है। कल ही शिक्षा विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद थे और मौका मुआयना जांच पड़ताल में लगे हुए थे और आज स्कूल को नोटिस जारी कर दिया गया है। बीएसए से हमारी बात हुई है। बीएसए का कहना है कि जो मानक होते हैं मान्यता के, उन पर स्कूल खरा नहीं उतर रहा था और इसी के चलते मान्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरह से अब नोटिस जारी किया है स्कूल पर और बंद कर दिया गया स्कूल जब तक कार्रवाई चल रही है, अब इसके बाद का दूसरा स्टेप क्या कुछ होगा, क्योंकि अब बच्चों का जो एडमिशन है वो दूसरी जगह कराया जा रहा है। देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किसी भी बच्चे को शिक्षा को कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, उसको लेकर जो आसपास के स्कूल हैं वहां पर जो इस स्कूल के बच्चे थे उनका एडमिशन वहां पे कराया जा रहा है, क्योंकि आज संडे था, सभी स्कूल बंद थे। तो कल से ये प्रक्रिया शुरू होगी और जो भी कार्रवाई बनती है वो होगी। बिल्कुल है, लेकिन इस बीच अगर जाने कि अभिभावकों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया कोई सामने आई है? देखिए, अभिभावकों में एक गुस्सा था, क्योंकि जिस तरह से बच्चे को पीटा जा रहा था तो उससे नाराज भी थे और क्योंकि जब ये वीडियो सामने आई है उसके बाद गहरा रोष भी लोगों ने व्यक्त किया और अब ये कार्रवाई देखने को है, तो अभिभावक भी ज्यादा नाराज नहीं है कि इस स्कूल में पढ़ाएं और अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में खुद ही ले जा रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, उस बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी अपडेट बताएंगे, जहां किसान नेताओं ने प्रदर्शन किया है और लोहारली टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने अधिकारियों से बातचीत की। लोहारली गेट पर लगे कैमरे और फास्टैग स्कैनर को हटाने की मांग की गई। अधिकारियों ने 24 घंटे में कैमरे और स्कैनर को हटाने का
वादा किया। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि किसानों की तरफ से टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया गया, जहां भारी संख्या में जो किसान है वो पहुंचे और किसानों की तरफ से ये मांग की जा रही है जो टोल प्लाजा पर कैमरे लगे हैं या फिर स्कैनर लगे हैं फास्टैग को लेकर, उनको हटाया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों की तरफ से वादा किया गया कि जल्द से जल्द ये हटाए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरा मामला लोहारली टोल प्लाजा का है और यहीं पर किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर किसानों की अधिकारियों से भी बातचीत हुई और उसके साथ ही वादा किया गया लोहारली गेट पर लगे कैमरे और फास्टैग साथ ही उनकी तरफ से अधिकारियों से भी मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो स्कैनर है फास्टैग का वो और कैमरे हटाए जाए। तो वही अधिकारियों की तरफ से भी वादा किया गया कि जल्द से जल्द ये कैमरे और फास्टैग के स्कैनर्स हटाए जाएंगे। फिलहाल ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है ग्रेटर नोएडा से। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां लोहारली गेट प्लाजा के पास, टोल प्लाजा के पास ये किसान जमकर प्रदर्शन कर रहे, भारी संख्या में पहुंचे। इस बीच भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात है। सभी को कंट्रोल करने की, स्थिति को सुदृढ़ रखने की पूरी कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की जा रही, लेकिन किसानों की तरफ से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं, तमाम और भी लोग यहाँ मौजूद हैं और यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो कैमरे हैं लोहारली टोल प्लाजा पर जो लगे हुए हैं उनको हटाए जाए, जो फास्टैग स्कैनर है वो हटाए जाए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि किसानों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो कैमरे हैं और स्कैनर है फास्टैग का उसको हटाया जाए जल्द से जल्द, अभी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, कहीं ना कहीं टोल प्लाजा को लेकर घेराव करते हुए साफ तौर पर किसान देखे गए हैं। जहां लोहारी टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मांगे हैं कि जिस तरीके से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, टोल प्लाजा के द्वारा टोल वसूला जा रहा है और उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि स्कैनर हटाए जाएं, क्योंकि जबरन उनसे टोल वसूला जाता है और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी की जाती है, कैमरे लगाए जाते हैं। जब किसान विरोध करता है तो उसकी सीसीटीवी में कैद हो जाता है। फिर हालांकि टोल कर्मी जो उसको पुलिस की शिकायत करते हैं, तमाम तरीके की बातें सामने आएंगी। बिल्कुल है, क्योंकि इस बीच अधिकारियों से भी बातचीत की और उनकी तरफ से भी कहा गया कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए निशांत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, जहां आपको बता दें कि किसानों की तरफ से लोहारली प्लाजा पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। इस बीच कानपुर से बड़ी अपडेट, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का दौरा, पीएम मोदी के मन की बात की कार्यक्रम में शामिल हुए प्रांशु दत्त द्विवेदी और एससी वर्ग के युवाओं के साथ प्रांशु दत्त द्विवेदी ने सुनी पीएम के मन की बात और लोकसभा चुनाव में 80 में 80 सीटें जीतने का दावा किया। पीएम मोदी ने देश के हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। मैसेज भी यही आ रहा था कि जितना भी हमारा पिछड़ा समाज है, एससी समाज है, गरीब वर्ग है, वो मोदी जी के साथ है। उनके बीच जाना, उनसे संवाद करना, क्योंकि देखिए चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे राशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, गरीबों के उत्थान के लिए जो भी निर्णय लिए जाने हैं वो प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। और गरीबों को आशा है कि अगर किसी के नेतृत्व में उनका भला हो सकता है, देश का भला हो सकता है, तो मोदी जी। तो उनके बीच आना जाना हो रहा है। उनको साथ मिलकर, उनको जोड़कर हम लोग प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ऐसा हमारी योजना। सब नौजवानों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश में एक सेतु काम करेगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एससी की युवाओं को लेकर चर्चा की बात करते हुए उनके पक्ष में भी नजर है, साथ ही साथ दावा उनकी तरफ से किया गया इस बार लोकसभा चुनाव में 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। पीएम मोदी ने देश के हर वर्ग के लोगों के काम किया, क्योंकि आपको बता दें जो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है उनका दौरा है और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात में बैठकर उनकी सारी बातें सुनी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस बार जब लोकसभा चुनाव होंगे 80 में से 80 सीटें जीती जाएंगी।
चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और इस बीच मेरठ से अपडेट बताएंगे जहां करोड़ों की ठगी करने वाले बाबा ज्वेलर्स विनीत को गिरफ्तार कर लिया गया। 15 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी लेकर फरार हुआ था। कई राज्यों में भी ठगी कर चुका है ये बाबा ज्वेलर्स। पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि कई राज्यों में भी ठगी कर चुका है बाबा ज्वेलर्स। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक मेरठ से पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने देर रात आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट मेरठ से करोड़ों की ठगी करने वाले जो बाबा ज्वेलर्स है विनीत, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जो बाबा ज्वेलर्स विनीत है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है करोड़ों की ठगी को लेकर। देखिए, मेरठ से कम 100 से ज्यादा लोगों का ज्वेलरी और पैसे लेकर ये ज्वेलर फरार हुआ था, जिसके बाद एसपी सिटी ने एक टीम गठित की थी और जो लगातार पीड़ित थे वो पुलिस के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। एसपी सिटी की टीम ने तुरंत तत्काल की अगर बात की जाए तो महज 24 घंटे के अंदर बाबा ज्वेलर्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अब ये चीज सब जानकारी मिल पाएगी कि कहाँ वो पैसा गया। तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी और पैसे लेकर फरार हुआ था बाबा ज्वेलर्स। इसकी अगर दुकान की बात की जाए, तकरीबन 10 साल से पुरानी कंकड़खेड़ा की सबसे मशहूर दुकान है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबा ज्वेलर्स ने जिस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी की। अतुल, क्या इससे पहले भी बाबा ज्वेलर्स पर मुकदमा दर्ज हो चुका है? देखिए, मुकदमा पहले से ही दर्ज है। उसके साथ अगर बात की जाए तो कई राज्यों में इस तरह से वो विनीत जेवाल के नाम से इसका नाम है, विनीत जेवाल ये है, और बाबा ज्वेलर्स के नाम से इसकी दुकान है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले भी लोगों के साथ इसी तरह से धोखाधड़ी कर चुका है। बिल्कुल। कल किस समय और कहां से गिरफ्तारी की गई है बाबा ज्वेलर्स विनीत की? अतुल का नाम अभी क्लियर नहीं किया है। अतुल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अतुल आपका। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, जहां आपको बता दें कि बाबा ज्वेलर्स विनीत की गिरफ्तारी हो गई। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव घोसी में करेंगे चुनाव प्रचार। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। 29 अगस्त को घोसी में अखिलेश की जनसभा होगी और घोसी में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। घोसी में चुनावी मैदान में उतरेंगे अखिलेश यादव, जहां उपचुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। यानी कि आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी के पक्ष में उतरते हुए मैदान में नजर आएंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। घोसी के चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है अखिलेश यादव, क्योंकि अब घोसी में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके बाद अखिलेश यादव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब घोसी उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार करेंगे। आगे बढ़ेंगे लखनऊ से बड़ी अपडेट। मदुरै ट्रेन हादसे में पीड़ित राजधानी पहुंचे हैं और चेन्नई से हादसे के जो शव थे वो लखनऊ आ गए हैं। ट्रेन हादसे में प्रदेश के 9 लोगों की मौत हो गई और आपको बता दें एयरवेज में यूपी के पीड़ितों को लखनऊ लाया गया। मंत्री दयाशंकर दयालु, डीएम गंगवार भी मौजूद रहे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ट्रेन हादसे में जो प्रदेश के घायल थे और साथ ही जो मृतक थे, जो 9 शव वहां से बरामद किए गए, उनको वापस प्रदेश में लाया गया और इस दौरान वहां पर मंत्री भी मौजूद रहे। मंत्री दयाशंकर दयालु, डीएम गंगवार भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो ट्रेन की बहुत ही दुखद घटना हुई थी, इसमें उत्तर प्रदेश के लोग हताहत हुए हैं। 2 डेड बॉडी हमारे लखनऊ में अभी आई हैं। हम इनको लेने के लिए आए हैं और उनके साथ अभी इनको घर तक पहुंचाएंगे। हमारी सरकार इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ है और सभी पीड़ित परिवार इस दुखद स्थिति में जो भी हो सकता है सरकार उनकी पूरी मदद करे। अभी यहाँ डेड बॉडी पहुँचने वाली है, इसको लेकर हम उनके घर तक जाएंगे, फिर अंतिम संस्कार के पूरी तैयारी करेंगे। तो आपको बता दें जो चेन्नई में हादसा हुआ था मदुरै ट्रेन में, उसमें जो मृतक थे 9 की जान गई थी और वो 9 के 9 शवों को प्रदेश में वापस लाया गया, जिस दौरान मंत्री दयाशंकर मिश्रा भी मौजूद रहे, डीएम भी मौजूद रहे, साथ ही साथ यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी
मौजूद रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्वनी द्विवेदी जुड़े हुए हैं। अश्वनी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं, क्योंकि अब जो मदुरै ट्रेन हादसा चेन्नई में हुआ था उसमें जो 9 लोगों की मौत हुई थी उनके शव वापस प्रदेश लाए गए हैं। बिल्कुल बता दें आपके 2 दिन पहले मदुरै में एक दुखद हादसा हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश के 9 लोग, साथ ही साथ लखनऊ के जो है 2 लोगों की मौत हुई, अलावा अलग अलग जिलों के लोगों की मौत हुई थी। निश्चित तौर पर उसके बाद जो उनके शव थे, जो परिवार थे उनको सौंपने थे, वहां से चेन्नई से बाय एयर बस के माध्यम से लखनऊ पहुंचाएंगे। यहाँ पर परिजन पहले से मौजूद थे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत तमाम मंत्री और अधिकारी वहां मौजूद रहे। जिस दौरान शव आया उस दौरान देखा गया काफी अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि परिजन कहीं ना कहीं इतना दुखी थे कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। बिल्कुल है, क्योंकि जो माहौल है काफी ज्यादा अफरा तफरी का होगा, क्योंकि 9 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।